कहानी की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले धरती पर टाइटन्स ने हमला किया था और पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। टाइटन्स कहलाते थे वो जीव जो इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन इंसानों से कई 100 फीट ज्यादा लंबे होते थे और इंसानों को चबा चबा कर खा जाते थे। अपनी जान बचाने के लिए इंसानों ने बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बना ली और खुद को उन्हीं दीवारों के अंदर कैद कर लिया। धीरे धीरे ये विशालकाय दैत्य खाने की कमी के कारण निष्क्रिय होने लगे और इस तरह टाइटन्स के हमले के बाद लगभग 100 साल बीत गए। इंसान अब टाइटन्स को भूलने लगे थे। टाइटन्स अब सिर्फ कहानियों की किताबों में बच्चों को डराने के लिए दिखाए जाते थे। इंसानों को लगता था कि अगर कभी दोबारा टाइटन्स हमला भी करें तो उनकी बनाई ये दीवारें उन्हें बचा लेंगी। दीवारों के अंदर रहने वाले लोग अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत मुश्किल से किसी तरह जिंदा थे, क्योंकि यहाँ खाने पीने, कपड़े, पढ़ाई लिखाई और यहाँ तक कि इलाज की भी बहुत कमी थी। लोग चाहकर भी इन दीवारों से बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि टाइटन्स के डर से सरकार ने पहले ही सभी दीवारों को स्थायी रूप से सील कर दिया था। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि इन दीवारों के अंदर इंसानों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। तीसरे हिस्से के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी और मजदूरी का काम करते थे। दूसरे हिस्से के लोग दीवारों के अंदर मौजूद फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज में काम करते थे और पहले हिस्से के लोग थे आर्मी ऑफिसर यानी वीआईपी लोग, जो पूरे शहर को कंट्रोल करते थे। यही किसान और मजदूर सेक्टर के अंदर एक लड़का रहता था जिसका नाम था एरेन। एरेन इन टाइटन्स पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि इंसान सिर्फ टाइटन्स के डर की वजह से इन दीवारों के अंदर कैद हैं। जिस दिन लोग अपने डर पर काबू पा लेंगे वो जरूर दीवारों के पार जाना चाहेंगे। एरेन हर हाल में देखना चाहता था कि इन दीवारों के उस पार आखिर है क्या। खैर, उसी दिन एरेन का दोस्त जिनसांग भागता हुआ उसके पास आया, उसे अपनी बनाई हुई एक मशीन दिखाने के लिए। लेकिन दौड़ते वक्त जिनसांग का टकराव एक आदमी से हो गया, जिसे उसने इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गया। फिर एरेन की एक और दोस्त मिकासा को साथ लेकर वो दोनों एक गुप्त जगह पर मिले, जहां तीनों आपस में मिले। जब एरेन अपने दोस्त की बनाई हुई उस मशीन को देख रहा था, तभी उन्हें याद आया कि सरकार ने पहले ही ऐसे सभी उपकरणों या किसी भी नई खोज पर पाबंदी लगा दी है। मतलब कोई भी इंसान अगर चाहे भी तो नया कुछ नहीं बना सकता। सरकार का मानना था कि अगर लोग नई चीजें बनाने लगेंगे तो जरूर कोई न कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। यहाँ उनकी बातचीत से हमें यह भी समझ में आता है कि एरेन अपनी सहेली मिकासा से बहुत मोहब्बत करता था। एरेन को उनकी मुलाकात की यह जगह भी बहुत पसंद थी, क्योंकि यहाँ कुछ पुराने बॉम्बर मशीन टूटे फूटे पड़े थे, जिसकी वजह से आम लोग यहाँ आते जाते नहीं थे। और चूंकि यह जगह सुनसान और काफी ऊंचाई पर थी, इसलिए एरेन यहाँ खड़े होकर दीवारों के अंदर का लगभग सब कुछ देख सकता था। लेकिन दीवारों की ये सारी चीजें देखकर भी एरेन कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसका मन हमेशा दीवारों के उस पार की दुनिया देखने के लिए बेचैन रहता था। इसीलिए आज उसने अपने दोस्तों से बात करके ये फैसला कर लिया कि चाहे जैसे भी हो वो लोग आज ही दीवारों के उस पार जाएंगे। जैसा सोचा वैसा किया। एरेन अपने 2 दोस्तों के साथ चुपके दीवार के काफी करीब पहुंच गया। यहाँ पर टूटे फूटे बॉम्बर मशीन पड़े होने की वजह से दीवार की रखवाली करने वाले आर्मी ऑफिसर कुछ दूर पर ही तैनात थे। इस मौके का फायदा उठाकर जब वो तीनों दीवार को छूने ही वाले थे, तभी कुछ आर्मी ऑफिसरों ने उन्हें दूर से देख लिया और भागकर पकड़ लिया। लेकिन किस्मत से एरेन का एक जानकार आर्मी ऑफिसर वहां मौजूद था, जिसकी वजह से उन्हें कोई बड़ी सजा नहीं दी गई। लेकिन जब वो वहां बातें कर रहे थे, तभी अचानक पूरा इलाका भूकंप की तरह जोर जोर से हिलने लगा। दीवार के उस पार से भयानक आवाजें आने लगी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दीवार के पार से एक विशालकाय दैत्य बाहर निकल आया। ये देखकर सब लोग दहशत में आ गए, क्योंकि वो दैत्य दीवार से भी ज्यादा लंबा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कोई साधारण टाइटन भी नहीं था, बल्कि उसका पूरा शरीर बिना चमड़ी का था, मानो आग और मांसपेशियों से बना हुआ कोई राक्षस हो। और वो विशाल दैत्य एक झटके में इंसानों की बनाई इस दीवार पर जबरदस्त लात मारने लगा। दीवार और अपनी जान बचाने के लिए सेना ने उस दैत्य पर गोलाबारी शुरू करने का आदेश दिया। लेकिन तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और जनरल को सूचना दी कि सरकार ने पहले ही इन विस्फोटकों का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। आर्मी वालों की बातें पूरी होने से पहले ही वो दैत्य अचानक पलक झपकते ही मानो हवा में गायब हो गया। कुछ देर बाद जब चारों तरफ की धूल और मलबा थोड़ा कम हुआ, तो आर्मी ने देखा कि उस दैत्य की लात के जोर से उनकी बनाई हुई दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है और उसी टूटी हुई जगह से दीवार के पार खड़े विशाल विशाल टाइटन्स इंसानी बस्तियों में घुस आए। टाइटन्स इंसानों को देखकर एक डरावनी मुस्कान दे रहे थे। धीरे धीरे जब वो टाइटन्स इंसानों की ओर बढ़ने लगे, तो आर्मी ऑफिसरों ने किसी आदेश का इंतजार किए बिना ही उन पर बमबारी शुरू कर दी। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये टाइटन्स अमर थे। इन्हें किसी बंदूक या बम से मार पाना मुमकिन ही नहीं था। बमबारी के कुछ ही सेकंड्स के अंदर उनके जख्म अपने आप ठीक हो जाते थे। ये सब देखकर दीवारों के अंदर रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए हर तरफ भागने लगे। लेकिन तब
तक टाइटन्स दीवार के अंदर घुस चुका है। उन्होंने इंसानों को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें काट काट कर खाने लगे। टाइटन्स इंसानों को ऐसे दबोच कर कुचल रहे थे मानो जैसे इंसान उनके पैरों तले रौंदे जाने वाले चींटियां हों। इतना खतरनाक सीन देखकर आर्मी ऑफिसरों का भी हौसला टूट गया। टाइटन्स के पेट में पहुंच जाने के डर से बहुत से सैनिकों ने खुद ही आत्महत्या कर ली। उधर टाइटन्स ने पलक झपकते ही दीवारों के अंदर इंसानी बस्तियों में तबाही मचा दी, मानो 100 साल से भूखे पड़े ये दैत्य आज अचानक असीमित खाना पा गए हों। लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर की सबसे मजबूत हॉल इमारत की ओर भागने लगे। एरेन और मिकासा अपनी जान बचाने के लिए उस हॉल की तरफ भागने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस भीड़ में एक माँ अपने बच्चे के साथ नीचे गिर गई थी और लोग अपनी जिंदगी बचाने में इतने व्यस्त थे कि किसी ने उसकी मदद नहीं की। ये देखकर मिकासा उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन इसी वजह से वह एरेन से अलग हो गई। एरेन लोगों की धक्का मुक्की में हॉल के अंदर पहुंच तो गया, लेकिन बेजुबान मिकासा और बच्चा बाहर ही रह गए। एरेन मिकासा को बचाने के लिए कई बार बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन हॉल के अंदर मौजूद बाकी लोग किसी भी हालत में दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थे। इसी बीच बाहर मिकासा की ओर एक विशाल टाइटन बढ़ने लगा और कुछ करने से पहले ही वह टाइटन मिकासा को पकड़ लेता है। ये सब देखकर एरेन अब किसी भी हालत में हॉल के अंदर नहीं रह सकता था, इसलिए जैसे ही थोड़ा सा मौका मिला वह हॉल से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर मिकासा कहीं भी नहीं थी और तब तक टाइटन्स ने हॉल में मौजूद इंसानों की गंध पकड़ ली थी। कुछ टाइटन्स ने हॉल को चारों तरफ से घेर लिया, छत तोड़ दी और सभी लोगों को चबा चबा कर मार दिया। आखिरकार इतने सारे इंसानों को खाने के बाद टाइटन्स की भूख कुछ कम हुई, जिससे तबाही रुक गई और बेजुबान एरेन भारी दुख और निराशा के साथ आगे बढ़ता रहा। अब कहानी में 2 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है। तीसरे एरिया के किसान और मजदूरों का पूरा शहर टाइटन्स के हमले में तबाह हो चुका था। केवल कुछ लोग बच पाए। वे अब दूसरे एरिया में आकर विभिन्न इंडस्ट्रीज के अंदर रहने लगे। सौभाग्य से दूसरे एरिया की इंडस्ट्रीज की दीवारें सुरक्षित रह गई थीं, इसलिए वे टाइटन्स के हमले से खुद को बचाने में सफल रहे। लेकिन अब दूसरे एरिया में जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी। इसके चलते वहां खाने पीने की चीजों की कमी शुरू हो गई। सिर्फ कुछ ही महीनों में सैकड़ों लोग भूख की वजह से मरने लगे। इतना ही नहीं, खाने की कमी के कारण लोग आपस में लड़ाई झगड़ा भी करने लगे, जिससे और भी सैकड़ों लोग मरे। इसलिए अब मानव जाति को बचाने के लिए फिर से तीसरे एरिया को लोगों के कब्जे में लेना जरूरी हो गया। इसीलिए आर्मी ऑफिसरों ने टाइटन्स को मारने के लिए एक टीम तैयार की, जिसे पिछले 2 सालों से कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही थी। इन सैनिकों में एरेन और उसका दोस्त जिनसांग भी थे। असल में वे किसी भी कीमत पर मिकासा की हत्या का बदला लेना चाहते थे। खैर, यहाँ कमांडर उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है। असल में वे रात के समय ही मिशन पर निकलेंगे, क्योंकि रात में टाइटन्स साफ नहीं देख पाते। इस मौके का फायदा उठाकर वे बड़े बड़े विस्फोटकों के जरिए तीसरे एरिया की उस टूटे हुए दीवार के ऊपर वाले हिस्से को उड़ा देंगे, जिससे दीवार का ऊपरी हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाएगा और फटना बंद हो जाएगा। ऐसा होने पर बाहर से और कोई नया टाइटन अंदर नहीं आ पाएगा और इसी मौके पर वे अंदर मौजूद टाइटन्स को मारकर अपना इलाका वापस कब्जा कर लेंगे। तो इन 2 सालों में उन्होंने टाइटन्स को मारने के लिए एक तरह का हथियार बना लिया था। इसके जरिए वे दीवारों पर रस्सियां बांधकर हवा में उड़ सकते थे। दूसरी तरफ विभिन्न रिसर्च करके वे टाइटन्स की गर्दन के पीछे एक नाजुक जगह भी ढूंढ चुके थे। अगर उसे काट दिया जाए तो टाइटन्स हमेशा के लिए मर जाते। तो प्लान के मुताबिक उस रात वे विस्फोटक लेकर निकल पड़े और तीसरे एरिया की क्षतिग्रस्त दीवार की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। सैनिकों ने सोचा कि शायद वहां कोई मानव बच्चा अभी भी जिंदा है, तो वे उसे बचाने गए। लेकिन वहां जाकर वे देखते हैं कि वह असल में टाइटन्स का बच्चा निकला और बच्चा इंसान को देखते ही उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ाने लगा। लेकिन इससे बच्चा गिर पड़ा और जोर जोर से चीखते हुए रोने लगा। बच्चे की चीख सुनते ही चारों तरफ से सैकड़ों टाइटन्स जाग गए और सैनिकों पर हमला कर दिया। सैनिक टाइटन्स के बीच में काफी मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि उनका कमांडर पहले ही उन विस्फोटकों को लेकर वहां से भाग चुका था। लेकिन सौभाग्य से तभी अचानक शिकिसीमा नामक एक कप्तान आ गया और एक एक करके सभी टाइटन्स को मारने लगा। लगभग 10 टाइटन्स को मारने के बाद उसके साथ एक और औरत सैनिक जुड़ गई। वे दोनों बड़ी बहादुरी से एक एक करके सभी टाइटन्स को मारते चले गए। यहीं एरेन देखता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त मिकासा थी। असल में 2 साल पहले टाइटन्स के हाथों से कप्तान शिकिशिमा ने मिकासा को बचाया था। उसके बाद कप्तान ने मिकासा को ट्रेनिंग दी और वो एक भयानक योद्धा बन गई। पर अजीब बात ये थी कि मिकासा एरेन को देखकर भी उस पर कोई एहसास नहीं दिखाती थी। खैर, अब जहाँ जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी था, इसीलिए एरेन कप्तान शिकिशिमा के पास गया और उनसे टाइटन्स से लड़ने की विधा सीखना चाहता था। लेकिन कप्तान ने बस इतना कहा, लड़ाई के लिए तुम्हें जितनी ट्रेनिंग चाहिए थी वो दी जा चुकी है। जब तुम लड़ोगे तो अपने दिल का सारा
सारा गुस्सा निकालकर टाइटन्स पर वार करो, फिर कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ये सब बातें खत्म होने से पहले वहां आर्मी जनरल आ गया। उसने सबके सामने माफी मांगते हुए कहा कि असल में मैंने तुम्हें छोड़कर भागा नहीं, मैं तो सिर्फ विस्फोटकों को बचाने के लिए वहां से चला गया। अगर ये विस्फोटक नष्ट हो जाते तो हम कभी भी टाइटन्स को दीवार के अंदर आने से रोक नहीं पाते। जनरल वहां से चले गए। इसके बाद एरेन मिकासा से अलग जाकर थोड़ा मिलने गया, लेकिन वहां एरेन देखता है कि मिकासा और कप्तान शिकिशिमा बहुत करीब बैठे हैं। एरेन ने सोचा कि शायद ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं, इसलिए वह बहुत दुखी होकर बाहर जाकर जोर जोर से रोने लगा। तभी जनरल अपने बाकी सैनिकों के साथ उस विस्फोटकों को फिर से लोड करके मिशन को पूरा करने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन तभी वहां कुछ टाइटन्स आकर हमला कर देते हैं और कुछ लोगों को खा जाते हैं। और जिन लोगों को टाइटन्स ने खाया उनमें से एक का पत्नी यूजू थी। यूजू अपने पति को खोकर पूरी तरह पागल हो गई। लेकिन इस हमले के बीच अचानक कहीं से एक चोर प्रकट होता है और सैनिकों के विस्फोटकों को ले भागने लगता है। यह देखकर यूजू बिना कुछ सोचे उस चोर पर हमला कर देती है और उसे गाड़ी से नीचे गिरा देती है। सबको लगा कि शायद अब विस्फोटक सुरक्षित हैं, लेकिन तभी यूजू सबको गलत साबित कर देती है। वह विस्फोटकों में आग लगा देती है और उन्हें टाइटन्स के बीच फेंक देती है। असल में अपने पति को खोने के दर्द में और टाइटन्स से बदला लेने के लिए ही यूजू ने ये किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश इतने बड़े विस्फोट के बावजूद टाइटन्स को कुछ नहीं हुआ। वे पल भर में फिर से रीजनरेट हो गए। लेकिन इस विस्फोट में आम लोगों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि वे अब उस दीवार के टूटे हुए हिस्से को बंद नहीं कर पाए। ये सब देखकर एरेन अपनी पूरी जिंदगी की सारी मोहब्बत और लगाव छोड़कर बहुत गुस्से में आकर टाइटन्स पर हमला कर देता है। शुरुआत में वह कई टाइटन्स को मारने में सफल होता है। इसे देखकर छत पर खड़े कप्तान शिकिशिमा बहुत खुश होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश एक टाइटन के हमले में एरेन का एक पैर कट जाता है और वह पूरी तरह हिम्मत हार देता है। तभी एक टाइटन उसके दोस्त जिनसांग को पकड़ लेता है। ये देखकर बाकी सैनिक उस टाइटन पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार वे उस टाइटन को रोक नहीं पाए। टाइटन जिनसांग को निगल ही लेने वाला था, लेकिन तभी एरेन गुस्से में भरकर कूद पड़ा अपने दोस्त को बचाने के लिए। आखिरी पल में एरेन जिनसांग को बचाने में सफल होता है, लेकिन टाइटन एरेन का हाथ काटकर उसे निगल लेता है। एरेन खुद को उस राक्षस के पेट के अंदर पाता है और धीरे धीरे वह हजम हो रहा होता है। ये सब बाहर से मिकासा देख रही थी और उसे बहुत दुख होता है। मिकासा टाइटन को मारने के लिए उस पर हमला कर देती है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका हथियार खराब हो जाता है और वह नीचे गिर जाती है। अब एरेन को निगल चुका टाइटन मिकासा की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उस राक्षस के पेट के अंदर कुछ गड़बड़ होने लगती है और पल भर में उसके मुंह से एक भयानक विस्फोट होता है, जिससे एक विशालकाय जाइंट टाइटन जन्म लेता है। और सैनिक कुछ समझ पाते इससे पहले यह जाइंट टाइटन सामान्य टाइटन्स पर हमला कर देता है। यह जाइंट सामान्य टाइटन्स से बहुत ज्यादा ताकतवर और तेज गति वाला था, इसलिए पल भर में जाइंट लगभग सभी टाइटन्स को मार देता है। ये सब देखकर सैनिकों में से कई लोग समझ जाते हैं कि यह असल में एरेन ही था। खैर, जाइंट सभी टाइटन्स को मारने के बाद खुद भी बेहद कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर अजीब तरह से कप्तान शिकिशिमा मिकासा से कहता है कि जाइंट के गर्दन के पास वार कर दो। और जैसे ही मिकासा यह करती है, एरेन वहां से बाहर निकल आता है। उसके हाथ पांव कटे हुए थे, लेकिन अब वे फिर से उगाए थे। ये देखकर कप्तान शिकिशिमा अजीब तरह से हंसते हैं, जैसे कि उन्हें यह सब पहले से पता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एरेन के बचपन की एक घटना देखते हैं। जब एरेन की उम्र केवल 10 साल थी, तब उसके पिता ने उस पर एक परीक्षणात्मक वैक्सीन लगाई। असल में एरेन के पिता एक साइंटिस्ट थे और किसी अज्ञात कारण से उन्होंने अपने बेटे पर यह वैक्सीन लागू किया। वे कहते थे कि इस वैक्सीन की वजह से एक दिन एरेन कई लोगों की जान बचाएगा। ये सब करते समय वहाँ वह आर्मी ऑफिसर भी मौजूद था। एक्सपेरिमेंट खत्म होने से पहले ही उस घर पर कुछ और ऑफिसर दरवाजे पर दस्तक देने आते हैं। ये देखकर एरेन के पिता एरेन को लेकर उस आर्मी ऑफिसर को घर के अंदर एक गुप्त जगह पर छिपा देते हैं और तभी घर के अंदर घुसता है वितु, वही आर्मी कमांडर। ये कमांडर एरेन के पिताजी को उनकी सारी रिसर्च करते देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस समय धरती पर किसी भी तरह की रिसर्च या नई चीजें बनाना अपराध माना जाता था। इसलिए आर्मी कमांडर एरेन के पिताजी के सारे साइंटिस्ट रिसर्च पेपर्स जला देता है। जब एरेन को होश आता है तो वह देखता है कि आर्मी कमांडर अपने दल बल के साथ उसे घेरे हुए है और उसने उसे कढ़ाई से बांध रखा है। असल में आर्मी के ऑफिसर यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान इतनी बड़ी जाइंट में बदल सकता है। उनकी मन्ना थी कि शायद भविष्य में एरेन फिर से जाइंट बनकर लोगों पर हमला कर देगा। इसलिए कमांडर ने फैसला कर लिया कि एरेन को यहीं पर मार देना चाहिए। इधर एरेन कमांडर को बार बार समझाने की कोशिश करता रहा कि वह खुद भी नहीं जानता कि वह कैसे जाइंट बन गया था। एरेन बार बार कमांडर से अपनी जान की भीख मांगता रहा। एरेन की ऐसी हालत देखकर वह अच्छा आर्मी ऑफिसर जिसे एरेन के पिता ने बचाया था, एरेन के पक्ष में खड़ा हो गया और कमांडर को समझाने लगा कि एरेन की कोई गलती नहीं है। एरेन ने तो उन्हें टाइटन्स के हाथों से बचाया था, लेकिन ऑफिसर की
की बात सुनकर कमांडर बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि कमांडर अब भी मन्ना करता था कि किसी तरह के एक्सपेरिमेंट करके टाइटन्स से लड़ने की जरूरत नहीं है। उसके हिसाब से बेहतर यही है कि बड़े लोग डर के मारे दीवारों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार लें। जैसे ही किसी ने इसका विरोध किया, कमांडर ने उस आर्मी ऑफिसर को गोली मार दी। ये देखकर एरेन को बहुत दुख हुआ और तभी मौत के आखिरी पल में आर्मी ऑफिसर ने एरेन को बताया कि यही कमांडर उसके माता पिता को मारने वाला था। ये सुनते ही एरेन के दोस्त और सभी लोग आर्मी कमांडर के खिलाफ खड़े हो गए। अब जब कमांडर के लोग और सैनिक आपस में लड़ाई करने वाले थे, तभी इस बिल्डिंग की छत टूट गई और वहां विशालकाय वहीं जाइंट आ गया। पल भर में दानव ने कमांडर के लोगों को मार दिया और एरेन को छुड़ा लिया। यह देखकर एरेन के दोस्त जब उसे बचाने दौड़े तो दानव ने उन्हें भी मारने की कोशिश की, लेकिन तभी मिकासा आ गई और एरेन के दोस्तों को बचा लिया। अजीब तरह से ऐसा लग रहा था कि दानव मिकासा की बात समझ रहा था, इसलिए उसने मिकासा पर हमला नहीं किया और एरेन को लेकर वहां से चला गया। और इन सब झगड़ा के बीच वह डरपोक कमांडर टूटे हुए दीवार के नीचे गिरकर मर गया। इधर एरेन को खोकर उसके दोस्त सभी बहुत निराश हो गए। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उनके पास अभी भी कुछ बचा हुआ विस्फोटक है। वे उन विस्फोटकों के जरिए तीसरे पार्टीशन की दीवार के टूटे हुए हिस्से को बंद करके अपना मिशन पूरा कर सके हैं। तो प्लान के मुताबिक वे विस्फोटक खोजने निकल पड़े, लेकिन उनके मन में बार बार एक सवाल उभर रहा था कि वह जाइंट टाइटन असल में कौन था और उसने एरेन को क्यों बचाया। तो इधर एरेन का होश वापस आता है और वह खुद को एक सफेद कमरे के अंदर पाता है। जिस कमरे में वह था वहां कप्तान शिकिशिमा भी मौजूद थे। यही कप्तान एरेन को इस फिल्म के कई रहस्य खोलकर बताते हैं। कप्तान एरेन को कुछ वीडियो फुटेज दिखाते हैं और बताते हैं कि ये सारे टाइटन्स असल में इंसानों ने ही बनाए हैं। इन सभी इंसानों में सबसे बड़े साइंटिस्ट थे एरेन के पिता, जिन्होंने हमारे देश की आर्मी के लिए एक प्रकार का हथियार बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने इंसानों को सामान्य से कई 100 गुना ज्यादा ताकतवर बनाने का एक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और इंसानों में एक तरह का वायरस तेजी से फैल गया। इस वायरस के प्रभाव से इंसान धीरे धीरे विशालकाय टाइटन्स में बदलने लगे और वो वायरस इतनी तेजी से फैल गया कि करोड़ों करोड़ों टाइटन्स बन गए और पूरी धरती तबाह हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ये टाइटन्स बिना खाना पीना के भी जिंदा रह सकते थे और इन्हें किसी भी हथियार या गोला बारूद से मारना मुमकिन नहीं था। और जो लोग सामान्य रह गए थे वे भी एक दूसरे को मारने लगे, क्योंकि हर कोई सोचता था कि दूसरा किसी भी वक्त टाइटन बन सकता है। तो दानव बनने से पहले ही लोग एक दूसरे को खत्म कर देते थे। जब हालात बहुत खराब हो गए तब तुम्हारे पापा ने इन टाइटन्स को मारने के लिए अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और अपनी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक वैक्सीन बना दी, जिसका परीक्षण सिर्फ तुम्हारे ऊपर किया गया था। तुम्हारे पापा की इच्छा थी कि इन वैक्सीनों का मास प्रोडक्शन करके सभी इंसानों में इंजेक्ट किया जाए ताकि लोग टाइटन्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो सकें। लेकिन उस वक्त की सरकार ने सारे तरह के एक्सपेरिमेंट अवैध घोषित कर दिए थे, इसलिए तुम्हारे पापा मम्मी को आर्मी कमांडर ने पकड़कर मार दिया। फिर भी तुम्हारे पापा द्वारा बनाई गई उस वैक्सीन की वजह से तुम किसी भी समय खुद को जायंट टाइटन में बदलकर टाइटन्स को मार सकोगे। तुम ही कर सकोगे इस धरती को फिर से पहले जैसी खूबसूरत दुनिया बना देना। और हम टाइटन्स के डर में दीवारों के पीछे छुपना नहीं चाहते। हम टाइटन्स से लड़कर दुनिया को वापस अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं। ये सब बातें सुनकर एरेन आसानी से कप्तान की मदद करने के लिए राजी हो गया, क्योंकि वह तो बहुत पहले से बाहर की दुनिया में जाना चाहता था। खैर, अब कप्तान एरेन को कमरे से बाहर निकालता है और अपने टीम के लोगों से उसका परिचय कराता है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि कप्तान के लोग ही बार बार कमांडर के उन हथियारों को चोरी करने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ हथियार चोरी कर लिए थे और टाइटन्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। इधर एरेन के बाकी दोस्त बड़े बड़े विस्फोटक को ढूंढने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बम होने की वजह से आम लोग कभी नहीं आते थे। लेकिन कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि एरेन, मिकासा और जिनसांग वहां सिर्फ मस्ती करने और मिलने के लिए आते थे। तो इस जगह पर पहुंचते ही मिकासा को अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं और वह एरेन को बहुत मिस करने लगती है। खैर, वे अब वो विशाल बम उठाकर ले जा रहे थे उस टूटे हुए तीसरे सेक्टर की दीवार के पास, जिससे टाइटन्स इस एरिया में आते थे। रास्ते में वे रुक गए। वहां कप्तान शिकिशिमा और उसके लोग खड़े थे, जहां एरेन भी मौजूद था। लेकिन शिकिशिमा ने सबको कहा कि देखो, इस बम से हमारे तीसरे सेक्टर की दीवार बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे बेहतर है कि हम उसी बम का इस्तेमाल करके दूसरे सेक्टर की दीवार तोड़ दें, ताकि वहां के सारे लोग हमें लड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसा होने से हमारे पास ज्यादा मददगार लोग जुड़ जाएंगे और हम ज्यादा से ज्यादा टाइटन्स मार पाएंगे। यही एकमात्र रास्ता है टाइटन्स को मारकर ये दुनिया फिर से अपना करने का। और अगर हम टाइटन्स से इस धरती को बचा लें तो हम उस सरकार को भी हटाकर अपने हिसाब से आजाद ढंग से
जी सकेंगे। तब कोई पार्टीशन नहीं रहेगा, कोई अमीर गरीब या ऊंचा नीचा फर्क नहीं रहेगा, सब एक साथ एक ही लेवल पर रहेंगे। लेकिन कैप्टन की इस बात से वहां मौजूद कई सैनिक सहमत नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनका मानना था अगर हम दूसरे नंबर वाले सेक्टर की दीवार तोड़ देंगे तो शायद हमें लड़ने के लिए ज्यादा सैनिक मिल जाए, परंतु उससे सैकड़ों आम लोगों की मौत भी होगी। ऊपर से वहां बुजुर्ग और बच्चे भी हैं, उनकी सुरक्षा का क्या होगा। इन सब कारणों से कई लोग कैप्टन की बात से सहमत नहीं थे। यहाँ तक कि एरेन भी कैप्टन को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। इस बात को लेकर एरेन और कैप्टन के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। एरेन किसी तरह कैप्टन का सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कैप्टन बहुत अजुर्बेकार था। ये सब देखकर एरेन के बाकी दोस्त उन विस्फोटकों को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तो कैप्टन उन्हें रोकने के लिए अपना ही सीना छुरियों से चीर देता है और साथ ही साथ कैप्टन एक बहुत बड़े जाइंट टाइटन में बदल जाता है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि जिस टाइटन ने एरेन को बचाने की कोशिश की थी वह कोई और नहीं बल्कि कप्तान शिकिशिमा था। कप्तान शायद किसी तरह एरेन के पापा की बनाई वैक्सीन तक पहुंच गए थे, इसलिए कप्तान जब भी मरते वह एक बड़े जाइंट टाइटन में बदल जाते और कप्तान इस टाइटन के गले के पास बैठकर उसे कंट्रोल भी कर सकते थे। इधर एरेन के दोस्त कप्तान को रोकने के लिए उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन यह करते हुए जाइंट की मार से एरेन भयानक रूप से घायल हो जाता है और वह खुद भी जाइंट में बदल जाता है और अंततः एरेन और कप्तान के बीच एक भयानक जाइंट युद्ध शुरू हो जाता है। अब भी कप्तान एरेन को जबरदस्त मारता रहा, क्योंकि कप्तान एरेन से कहीं ज्यादा अच्छा फाइटर था, लेकिन एरेन हार मानने वाला नहीं था। किसी चालाकी से एक मोड़ पर वह कप्तान को हरा देने में कामयाब हो गया। फिर एरेन ने अपने दोस्तों को बचाया और लाया हुआ वो बम लेकर किसी तरह तीसरे नंबर की टूटे दीवार के ऊपर वाले हिस्से पर लगा दिया। पर तब तक एरेन बहुत ही कमजोर हो चुका था, क्योंकि जो लोग वैक्सीन के असर से जाइंट बनते थे उनकी अस्थायी तौर पर ताकत और रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, पर वे ज्यादा देर तक टाइटन के रूप में नहीं रह पाते। वहीं दूसरी तरफ जो लोग वायरस की वजह से टाइटन बनते थे वे अमर होते थे, और चूंकि लोग टाइटन के गले के पास बैठकर उन टाइटन को कंट्रोल करते थे, इसीलिए अगर उनके गले की नस काट दी जाए तो वे सब मर जाते। तो खैर, जब वे सब बम के फटने का इंतजार कर रहे थे तभी वहां दीवार के ऊपर आर्मी कमांडर आ जाता है, जो दीवार टूटने के बाद भी जिंदा बच गया था। और अब कमांडर यहाँ से सबको चले जाने को कहता है, क्योंकि कमांडर कभी भी नहीं चाहता था कि लोग दीवार के उस पार की दुनिया देखें। कमांडर की ये बात सुनकर जब कोई राजी नहीं हुआ तो कमांडर गुस्सा होकर एरेन के पांव में गोली मार देता है। ये देखकर तुरंत ही एरेन का एक दोस्त तीर मारकर कमांडर को मार देता है और उसी समय कमांडर वह विशाल जाइंट टाइटन बन जाता है, वही जिसे हम इस फिल्म की शुरुआत में देख चुके थे, जिसकी पैर की ठोकर से असल में यह दीवार टूट गई थी। असल में वह जाइंट कमांडर खुद ही था, जो जानबूझकर लोगों को डराता था। यहाँ तक कि वह सैकड़ों लोगों को टाइटन के भोजन में बदल देता था, ताकि लोग हमेशा इन टाइटन्स को देखकर डरें और दीवार के अंदर बंद रहें। ये सब देखकर एरेन उस विशाल राक्षस पर हमला कर देता है, और जैसे ही वह राक्षस को मारने की कोशिश करता है, कमांडर का यह विशाल दानव एरेन को पकड़ लेता है। जब बेचारो एरेन फंस जाता है, तब अपने जीवन की चिंता छोड़कर कप्तान शिकिशिमा अपने जाइंट रूप में आकर वह बम लेकर सीधे इस विशाल राक्षस के मुंह में कूद पड़ता है। मुठभेड़ के क्षण में बम का विशाल विस्फोट होता है, जिसमें कमांडर का यह राक्षस और कप्तान शिकिशिमा दोनों मर जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस विशाल विस्फोट से दीवार का ऊपरी हिस्सा टूटकर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अंततः दीवार के अंदर का हिस्सा फिर से पहले की तरह सुरक्षित हो जाता है और कहानी के बिल्कुल अंत में एरेन और मिकासा उस दीवार पर चढ़ते हैं और पहली बार दीवार के बाहर की दुनिया को देखते हैं, जिसे देखने की इच्छा एरेन को उसके बचपन से ही थी। और इसी घटना के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।